आज हम मुद्रा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि मुद्रा की परिभाषा क्या होती है, तो मुद्रा के क्या कार्य होते हैं और साथ ही साथ मुद्रा का मापन किस तरीके से किया जाता है। इन तीन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, मुद्रा मुद्रा होता क्या है, मुद्रा का डेफिनेशन क्या लिखना रहता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी का भी अगर डेफिनेशन अगर पूछा जा रहा है तो कोशिश करिए कि किसी स्टैंडर्ड व्यक्ति का नाम लिख के उसका ही डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा मेंस के एग्जाम के लिए। तो हम यहाँ पर जो मुद्रा का जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वहाँ प्रोफेसर क्लोधर के अनुसार देखने वाले। किसके अनुसार देखने वाले? क्लोधर के अनुसार। तो प्रोफेसर जो क्लोधर होते हैं वह क्या कहते हैं, मुद्रा के विषय में इसे क्या कहते हैं उसको देखते हैं। तो प्रोफेसर क्लोधर कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो समानता विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय का कार्य करती है, वहाँ मुद्रा है। तो प्रोफेसर क्लोधर क्या कहते हैं? तो प्रोफेसर क्लोधर के अनुसार कोई भी वस्तु जो समानता विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय का कार्य करती है। तो अब मुद्रा के क्या क्या कार्य हुए, तो इसी डेफिनेशन से इसके तीन ठो आपको कार्य मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुद्रा का डेफिनेशन जो प्रोफेसर क्रोधर क्या कहते हैं, वह मुद्रा क्या होता है, जो विनिमय के माध्यम के रूप में होता है। तो मुद्रा का कार्य क्या होगा? विनिमय के साधन के रूप में यहाँ कार्य करेगा। दूसरा, इसी डेफिनेशन से देखो, यहाँ मूल्य का मापन कर रहा है और मूल्य का संचय कर रहा है। तो इसका दूसरा क्या 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 होगा? मूल्य के मापक के रूप में कार्य करेगा और मूल्य का संचय के रूप में कार्य करेगा। ये तीन कार्य हुए इसके। और नेक्स्ट कार्य होगा क्रय शक्ति का उद्घोतक होता है। किसका उद्घोतक होता है? क्रय शक्ति का उद्घोतक होता है। बाजार की तरलता का निर्धारक होता है। और ये बाजार की तरलता क्या होती है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये बाजार की तरलता होती क्या है। तरलता के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ क्या करता है, साख का निर्धारक होता है और भुगतान हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रा का किसके लिए यूज किया जाता है? भुगतान हेतु भी किया जाता है, विनिमय के साधक के रूप में किया जाता है, मूल्य के मापक और मूल्य के संचय के रूप में कार्य किया जाता है, कार्य करता है। और क्रय शक्ति के उद्घोतक के रूप में कार्य करता है, बाजार की तरलता का निर्धारक होता है और साख निर्धारक होता है। और साथ साथ भुगतान हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुद्रा का डेफिनेशन क्या हुआ प्रोफेसर क्लोधर के अनुसार? तो प्रोफेसर क्लोधर के अनुसार कोई भी वस्तु जो समानता विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय करती है। मूल्य का मापन और मूल्य का संचय करती है, वहाँ मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति कैसे की जाती है। तो मुद्रा की जो आपूर्ति है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मुद्रा का जो आरबीआई का जो आपूर्ति है या इसका मापन जो किया जाता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इस किसके लिए करती है? यह मुद्रा का मापन किस लिए करती है? तो मुद्रा में किसी से कितनी राशि है, तो अर्थव्यवस्था में कितनी राशि अवेलेबल है और कहाँ कहाँ वो उसकी उपलब्धता है, इसकी गणना ये चार कैटेगरी के अकॉर्डिंग करती है। तो बाजार में या अर्थव्यवस्था में राशि कितनी है, तो मुद्रा कहाँ कहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी गणना कौन करता है? आरबीआई करता है। और आरबीआई इसकी गणना किसके माध्यम से करता है? तो इसके चार चरों के माध्यम से करता है। ये चार चर कौन कौन से हैं? M1 है, M2 है, M3 है, M4 और M4। ये आपको ये चार चर याद रखा। अब ये M1 M2 M3 M4 होता क्या है, इस पर जो देखते हैं तो M1 जो होते तो M1 का मतलब होते तो है M1 का मतलब है मुद्रा जो जनता के पास जमा है। मुद्रा जो जनता के पास जमा है क्या है? M1 क्या है? मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो बैंक के पास जमा है और मुद्रा जो आरबीआई के पास जमा है। ठीक है, तो M1 क्या हुआ? मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो बैंक के पास जमा है और मुद्रा जो आरबीआई के पास जमा है। और M2 क्या होता है? M1 प्लस डाक घरों के बजट बैंक में जमा। याद रखें, यहाँ पर केवल बजट बैंक की बात हो रही है। और यहाँ पर जब हम बात किए थे मुद्रा जो बैंकों के पास जमा है, तो ये कौन सी जमा की बात की थी? नगद जमा की बात हुई थी। यहाँ पर नगद जमा की, यहाँ किसी भी प्रतिभूति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल किसकी बात हो रही है? नगद जमा की। और नगद जमा के अंतर्गत आपको बजट बैंक में भी जमा होती राशि होती है और चालू बैंक में भी जमा राशि, दोनों ही को इंक्लूड किया गया है कि इस बैंक के बारे
में। तो M1 क्या हुआ, मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो 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 बैंक के पास जमा है और मुद्रा जो RBI के पास जमा है। जबकि M2 क्या होता है, M1 और डाकघरों में बजट बैंक में जमा। तो M2 में क्या क्या आएगा, M2 में M1 के जितने भी 3 घटक होते हैं, कौन कौन से 3 घटक होते हैं, मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो बैंक के पास जमा है, मुद्रा जो RBI के पास जमा, ये तीनों इंक्लूड होते हैं। साथ ही इसमें जमा होता है डाकघरों की बजट बैंक में जमा शामिल होता है। और M3 क्या होते हैं M1। याद रखिए यहाँ पर M1 होगा, M2 नहीं होगा। M1 होगा क्या, M1 होगा। M3 में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, M1 जमा होता है और बैंक के अवधि में जमा राशि से जमा होती है। तो M1 होगा और बैंक में अवधि जमा राशि से शामिल होती है। जबकि M2 में क्या होता है, M1 और डाकघरों की बचत बैंक में जमा होती है। तो M3 में क्या होता है, M1 होता है और बैंक में अवधि में जमा होता है। तो M3 में क्या क्या जमा हो गया, क्या जो M1 के जो 3 घटक है, कौन कौन से 3 घटक है, जनता के पास कुल जनता के पास जमा जो मुद्रा जो बैंक के पास जमा, मुद्रा जो RBI के पास अनजमा होती थी, ये तो 3 शामिल होते हैं। और साथ ही साथ होते हैं बैंक जो अवधि में जमा, ये शामिल होता है। जबकि M4 में क्या होता है, M3 और डाकघर में कुल जमा। याद रखते थे यहाँ पर डाकघर में कुल जमा की बात करें, और डाकघर में कुल जमा से क्या बोलते हैं, तो बजट बैंक में भी जमा और बजट बैंक में भी जमा और चालू बैंक में भी जमा, ये दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। कि इंक्लूड करते किसमें इंक्लूड करते, M4 में इंक्लूड करते हैं। तो इस मुद्रा तो यहाँ पर भारत में मुद्रा की आपूर्ति का मापन कौन करते हैं, तो मुद्रा के आपूर्ति का मापन RBI के द्वारा किया जाता है। और RBI के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति का मापन क्यों किया जाता है, क्योंकि मार्केट में कहाँ और कितनी राशि अवेलेबल, इसकी गणना के लिए मुद्रा की आपूर्ति का मापन RBI करता है। और RBI कितने चरों के माध्यम से या कितने संकेतों के माध्यम से इसका मापन करता है, तो 4 संकेतों के माध्यम से, ये 4 सूचकांकों के माध्यम से इसका मापन करता है, जिसमें M1, M2, M3, M4 होता है। M1 में जो जनता के पास जमा आता है, तो मुद्रा जो बैंकों के पास जमा, मुद्रा जो RBI के पास जमा शामिल होती है। जबकि M2 में M1 और डाक की बजट बैंकों में जमा होता है। और M3 में याद रख रहे हैं, यहाँ पर M2 बिल्कुल मत लिखना, तो मेनली यहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ M2 कर देते हैं। तो M3 में क्या होता है, M1 प्लस बैंक की अवधि में जमा होता है। जबकि M4 में क्या होता है, M3 और डाकघर में कुल जमा राशि होती है। याद रखें। और यहाँ पर M1 को क्या बोला जाता है, M1 को नेरो मनी भी कहा जाता है। नेरो का अर्थ क्या हुआ, नेरो का क्या अर्थ हुआ, संकुचित मनी भी नहीं, संकुचित मनी नहीं थी, मनी या संकुचित मनी या संकीर्ण मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकीर्ण मनी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, M1 को क्या कहा जाता है, तो M1 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, नेरो मनी कहा जाता है। जबकि M3 में क्या होते थे, M3 को क्या बोलते हैं, विस्तृत मनी कभी कहते हैं, यानी ब्लॉड मनी कभी कहते हैं। तो M1 को संकुचित कहेंगे और M3 को क्या कहेंगे, याद रखें, M3 को विस्तृत कहेंगे, M4 को विस्तृत नहीं बोलते हैं, यहाँ केवल M3 को बोलते हैं विस्तृत या ब्लॉड मनी। जबकि M1 को क्या बोलते हैं, तो संकुचित मनी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा बात की थी बाजार की तरलता और मुद्रा की तरलता के ऊपर चर्चा करते तो बाजार की तरलता करते से आशय क्या है कि बाजार में कितनी मुद्रा अवेलेबल है, कितनी मुद्रा अवेलेबल है, इसे से बाजार की तरलता कहते हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें M1, M2, M3 और M4 में कंपेरिजन करेंगे कि कहाँ पर से बाजार में उसकी मुद्रा सबसे अधिक होगी, तो सबसे ज़्यादा मुद्रा कहाँ पर होगी, M4 में। तो इसकी तरलता क्या हुई, M4 की तरलता सबसे अधिक हुई। उसके बाद इसे सर्वाधिक धन किस मार्केट में अवेलेबल होगा, तो M3 में अवेलेबल होगा। और फिर उसके बाद M2 और M1 में सबसे कम बाजार में उपलब्ध था। तो इसकी के बाजार में तरलता किससे निर्धारण की जाती है, तो मुद्रा की उपलब्धता के आधार पर तय की जाती है। याद रखना, बाजार की तरलता किससे तय की जाती है, तो मार्केट में कितनी मुद्रा अवेलेबल है, कितनी मुद्रा उपलब्ध है, इसके आधार पर किया जाता है। जिस बाजार में मुद्रा जितनी ज़्यादा अधिक उपलब्ध होगी, उसकी तरलता, तो उस बाजार की तरलता उतनी ही अधिक होगी। तो इसके आधार पर क्रम जमाने के लिए आता है, तो M4 की तरलता सर्वाधिक होती है और M1 की तरलता सबसे कम होती है। अब तो ये हो गया बाजार की तरलता। अब यहाँ मुद्रा की तरलता से आशय क्या है, मुद्रा की तरलता
तरलता से आशय उसके खर्च करने से संबंधित है। तो खर्च करने से संबंधित कैसे होते हैं, जो जितना कम समय में जो जितना कम समय में खर्च हो जाएगा उसकी तरलता उतनी ही अधिक होगी। तो खर्च करने से और जो जितना कम समय में खर्च होगा उसकी तरलता अधिक होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि क्या होगा कि M1 की तरलता क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि भाई इसी में तो सबसे कम पैसा है, M1 में सबसे कम पैसा है, तो यानी सबसे पहले खर्चा कौन होगा, M1 ही होगा। तो इसकी की मुद्रा की तरलता में सबसे अधिक किसकी होगी, M1 की होगी, फिर M2 की होगी और M3 की होगी। तो आपको ये दोनों ही याद रखना कि बाजार की तरलता और मुद्रा की तरलता में दोनों का क्रम बदल जाता है। जहां पर बाजार की तरलता का क्रम क्या होता है, तो M4 की तरलता सर्वाधिक होते और M1 की सबसे कम होती है। वही मुद्रा की तरलता की बात की जाती है तो M1 की तरलता सर्वाधिक होते और M4 की तरलता मुद्रा की तरलता सबसे कम होती है। और ये जो बाजार की तरलता किसके अकॉर्डिंग था, तो बाजार की जो तरलता थी उसकी उपलब्धता के आधार पर था, जबकि मुद्रा की तरलता उसकी खर्च करने की गति या उसके की समय अवधि पर डिपेंड करता है। तो मुद्रा जो आया उसका एक क्विक रीजन कर देते हैं कि मुद्रा होता क्या है। तो मुद्रा प्रोफेसर क्रोधर के अनुसार कोई भी वस्तु जो समानता विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मुद्रा का मापन तथा मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय का कार्य करती है। तो प्रोफेसर क्रोधर क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु जो कि इसकी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय का कार्य करती है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, कोई भी वस्तु जो समानता विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, साथ ही मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय का कार्य करती है। अब मुद्रा का कार्य क्या होता है, तो विनिमय के साधन के रूप में मूल्य के मापन के रूप में, क्रय शक्ति के उपभोक्ता के रूप में, बाजार की तरलता के निर्धारक के होता है, साख का निर्धारक होता है और भुगतान हेतु होते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, विनिमय के साधक के रूप में, मूल्य का मापन के रूप में, क्रय शक्ति के उपभोक्ता के रूप में, बाजार की तरलता के निर्धारक के रूप में और साख निर्धारक के रूप में और भुगतान हेतु होते है। अब यहाँ पर इसके बाद हमने मापन देखा था, जिसमें इसका मुद्रा के आपूर्ति का मापन कौन करता है, RBI के द्वारा होता है। मुद्रा का आपूर्ति का मापन कौन करता है, RBI का। और RBI कितने चरों के माध्यम से करता है, 4 चरों के माध्यम से करता है, जिसमें M1 होता है, M2, M3, M4 होता है। M1 में मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो बैंक के पास जमा है और मुद्रा RBI के पास जमा है। तो फिर से मेरे साथ बोलिए, मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो बैंक के पास जमा है, मुद्रा जो RBI के पास जिससे जमा है। M2 क्या होता है, M1 यानी मुद्रा जो जनता के पास जमा है, मुद्रा जो बैंक के पास जमा है, मुद्रा जो RBI के पास जमा है और प्लस डाकघरों में बचत के रूप में जमा है। और M3 में क्या होता है, M1 होता है। याद रखें, यहाँ पर M1 होता है, M2 नहीं होता। मैं बार बार इस पर जोर जा रहा हूँ कि यहाँ पर M3 के साथ M1 प्लस बैंक के साथ अवधि में जमा लिख रहा है। और M4 में क्या होता है, M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा होते हैं। और इसके बाद मैंने 2 चीज बताया था। M1 को क्या बोलते थे, तो नैरो मनी या संकुचित मनी या संकीर्ण मनी के रूप में जाना जाता है, जबकि विस्तृत मनी किसे बोलते हैं, विस्तृत मनी M4 को नहीं बोलते, विस्तृत मनी M3 को बोलते हैं। याद रखना, विस्तृत मनी या ब्रॉड मनी M3 को बोला जाता है, ना कि M4 को बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा था बाजार की तरलता और बाजार की मुद्रा की तरलता। बाजार की तरलता उसकी उपलब्धता या मुद्रा की उपलब्धता के आधार पर होता है, जबकि मुद्रा की तरलता उसकी खर्च करने की अवधि के अकॉर्डिंग होता है। बाजार की तरलता सर्वाधिक किसमें होगी, तो M4 में सर्वाधिक अधिक धन होगा, इसलिए उसकी तरलता भी अधिक होगी और M1 की सबसे कम होगी, जबकि मुद्रा की तरलता उसके खर्च करने की अवधि के अकॉर्डिंग था। तो खर्च सबसे पहले खर्च कौन सा से मनी होगी, M1 होगा, यानी इसकी मुद्रा की तरलता M1 की मुद्रा की तरलता अधिक होगी और M4 की तरलता सबसे कम होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।